हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो अमेंडमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जो वीडियो है, ये कॉमन रहने वाला है, ठीक है। SMCF CS प्रोफेशनल एंड CMSL CS एग्जीक्यूटिव दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन पार्ट है, ICDR में जो अमेंडमेंट्स हैं, राइट इशू को लेके जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, वो मैं कॉमन दोनों को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड इंस्टीट्यूट ने पूरा सेम अमेंडमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट 1 ये अमेंडमेंट्स का है, दोनों का कॉमन, ठीक है। और हम ICDR का जो राइट इशू या उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट है, वही इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बताऊंगा मैं पूरे, बट क्वेश्चन जो जो चीज़ों पे आ सकते हैं वो मैं आपको अलग से बताते जाऊंगा, ताकि इतना आप टाइम दे तो रहे हो, पर एग्जाम के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमेंडमेंट आया है सर, ठीक है, March 3, 2025, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ICDR अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 ये पास हुआ है, और ICDR 2018 को अमेंड किया गया है, ठीक है, March 3 से। अब एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं कि ये अमेंडमेंट कब से लागू होने वाला है। सेबी हैज नोटिफाइड सेबी ICDR रेगुलेशन अमेंडमेंट 2025 ऑन 3 मार्च 2025, ठीक है। नोटिफिकेशन इस पे आया है, विच शेल केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। नॉर्मल राइट इशू के लिए अब हम पढ़ेंगे कि अलग से डेट दी है, मतलब राइट इशू के प्रोविजंस का जो कमेंसमेंट है वो अलग डेट से है, और राइट इशू के अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं वो पब्लिकेशन के डेट से ही लागू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अलग अलग है डेट। प्रोविजो दिया, देखो, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू राइट इशू, सिर्फ राइट इशू के लिए एक अलग डेट दे दी गई है। राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर शेल कम इनटू फोर्स ऑन 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो राइट इशू वाले हैं तो 31st डे जो होगा, ऑफिशियल गैजेट क्या है, 3 मार्च से आपको काउंट करना है। जो भी 31st डे होगा आफ्टर 3 मार्च, वहां से राइट इशू के अमेंडमेंट्स लागू होंगे, और राइट इशू के अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं वो March 3 से ही लागू हो जाएंगे, ठीक है। एंड शेल बी एप्लीकेबल टू राइट इशू दैट आर अप्रूव्ड। अब इसमें भी एप्लीकेबिलिटी दी हुई है कि कौन से राइट इश्यूज पे अप्लाई होगा। जो भी डेट वो आएगी, 31st डे जो भी आएगा, कौन से राइट इश्यूज, तो उसमें भी अच्छे से दिया गया है कि एंड शेल बी एप्लीकेबल टू राइट इश्यूज दैट आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशन। तो वो जो भी डेट आएगी 31st डे वाली, उसके बाद जो भी बोर्ड राइट इशू अप्रूव करेगी, उन पे ही ये अमेंडमेंट्स लागू होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल आएगा कि वो जो 31st डे आएगा उसके पहले जो बोर्ड ने राइट इशू को अप्रूव किया होगा, तो ऑब्वियसली उस पर नहीं अप्लाई होंगे अमेंडमेंट्स, ठीक है। उन पे ये अमेंडमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो क्लैरिफिकेशन भी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, बोलने की जरूरत नहीं थी पर स्टिल दे दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट राइट इशू दैट वेर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस regulation shall be continued to be governed with the pre-amended provisions of SEBI ICDR regulation, ठीक है। तो कट ऑफ क्या है, बोर्ड का रेजोल्यूशन चेक करेंगे, बोर्ड जो अप्रूव कर रहा है राइट इशू को, वो अप्रूवल का जो रेजोल्यूशन का डेट है वो देखेंगे। वो 31st डे जो आ रहा है उसके अगर पहले है तो अमेंडमेंट्स लागू नहीं होंगे। 31st या बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है राइट इशू का, तो उन पे ये अमेंडमेंट्स लागू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना हमारा अप्लीकेबिलिटी। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, नॉट फॉर एग्जाम्स, नॉट फॉर एग्जाम। तो ये आपको सब याद नहीं रखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। अब आते हैं एक एक करके अमेंडमेंट्स पे। सबसे पहला है रेगुलेशन 3, अप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDR, ठीक है। अमेंडमेंट हैज बीन मेड। अब इसमें एक रेफरेंस आता है राइट इशू
आपने लंबी लिस्ट पढ़ी होगी, रेगुलेशन 3 में लंबी लिस्ट है कि क्या क्या चीजों पे आईसीडीआर अप्लाई होता है। उसके अंदर आपने राइट इशू पढ़ा होगा, लेकिन राइट इशू में लिखा रहता है कि जिसका इशू साइज 50 करोड़ और मोर है, उन्हीं राइट इशू पे आईसीडीआर प्रोविजंस अप्लाई होती थी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ये बेसिक नॉलेज तो इतना होगा आपको कि 50 करोड़ या उससे ज्यादा का जो इशू साइज है राइट इशू का, उन्हीं पे पूरे आईसीडीआर के प्रोविजन जो राइट इशू से रिलेटेड थे वो अप्लाई होते थे। मतलब लेस देन 50 करोड़ पे रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते थे। तो सबसे पहला बड़ा अमेंडमेंट यही है कि वो 50 करोड़ की लिमिट हटा दी है। मतलब अब इशू साइज से फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी राइट इशू आ रहा है लिस्टेड इशूअर का कोई भी राइट इशू आ रहा है ऑफ एनी इशू साइज, सबके लिए आईसीडीआर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मेजर पॉइंट्स मतलब आपको ध्यान देने। ठीक है, अच्छा ऐसे नोट्स बना लो। ठीक है, सबसे बड़ा अभी अमेंडमेंट क्या है कि आईसीडीआर शैल अप्लाई टू ऑल राइट इश्यूज बाय लिस्टेड इशूअर, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इशू साइज। ठीक है, अब इशू साइज से फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे राइट इश्यूज को आईसीडीआर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन रेगुलेशन 3 क्लॉज बी विच स्टेट्स दैट SEBI ICDR regulation will apply to right issue by listed issuer. The words where the aggregate value of the issue is 50 crores or more have been omitted. ठीक है, तो वो अमाउंट की जो लिमिट थी वो ओमिट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि सारे राइट इश्यूज पे अब पूरा आईसीडीआर जैसे अप्लाई होना चाहिए था वैसे होगा, पहले अलग अलग था। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है। और फिर उसी से रिलेटेड एक फर्स्ट प्रोविजो भी थी, एप्लीकेबिलिटी में ही एक प्रोविजो भी थी कि 50 करोड़ या ऊपर वाले पे आईसीडीआर अप्लाई होगा, तो लेस देन 50 पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। बस एक छोटा सा रिक्वायरमेंट दिया था पहले, वो भी अब हट गया है, क्योंकि अब एक समान सारे राइट इश्यूज पे एक समान आईसीडीआर अप्लाई होगा। तो ये पहले प्रोविजन था, लेस देन 50 के लिए एक छोटा सा कॉम्प्लायंस था और 50 और मोर के लिए पूरा कॉम्प्लायंस था। तो अब सारी ये चीजें हटा दी गई हैं और सारे साइज ऑफ राइट इश्यूज के लिए एक समान पूरे आईसीडीआर अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लियर है क्या। तो वो प्रोविजो जो है वो भी ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है जो हमने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन जेनेरिक भी आ सकता है, पहले भी आ चुका है कि कोई भी टॉपिक को लेके अगर मल्टीपल अमेंडमेंट्स होते हैं तो ऐसा भी आता है कि भाई एनी 3 एनी 5 मेजर अमेंडमेंट्स बताइए जो राइट इशू से रिलेटेड हुए हैं, और ये रेफरेंस आएगा मार्च 3rd, ये थर्ड अमेंडमेंट, ये जो भी है पूरा रेफरेंस रहेगा और उसमें से एनी 5 अमेंडमेंट्स आपसे पूछा रहेगा। ठीक है, तो हम लिस्ट बना ही रहे तो आपके वैसे भी उसमें से कवर हो जाएंगे। तो जेनरिक अमेंडमेंट आ गया, जेनरिक क्वेश्चन आ गया तो आप वैसे भी लिख पाओगे, या फिर आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा, सेम इसका पूरा रेफरेंस रहेगा कि ये अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड राइट इशू से रिलेटेड आप आंसर कीजिए सिचुएशंस को। तो फिर उसमें आएगा कि भाई ये कंपनी है, उसका राइट इशू है, वो 25 करोड़ का है, बताइए आईसीडीआर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ऐसे केस स्टडी बना के छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जो भी मेजर पॉइंट्स हैं वो हम यहां पे लिखते जाएंगे और इतना ही एग्जाम के लिए आपको पढ़ के जाना है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया पहला अमेंडमेंट। अब एक और अमेंडमेंट है 5(2). ठीक है, 5(2) में आप पढ़ते हो, नॉर्मल क्लॉज पढ़ते हो कि अगर किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग ईसॉप आउटस्टैंडिंग है, ईसॉप अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो आईपीओ नहीं ला सकते। जब तक ईसॉप आउटस्टैंडिंग है तब तक आप आईपीओ नहीं ला सकते, ऐसा एक नेगेटिव प्रोविजन दिया हुआ है। अब उसमें इन्होंने कोई एक चीज को अलाउ किया है कि अच्छा ये आउटस्टैंडिंग है तो ठीक है आप आईपीओ कर सकते हो।
एक चीज को मतलब अलग कर दिया है, ठीक है। एज पर रेगुलेशन 5 सबरेगुलेशन 2 द इशुअर शेल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये अम्ब्रेला टर्म है। कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है जिसमें ईसॉप आता है मेनली, या कन्वर्टेबल वारंट्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कुछ भी आ सकता है। तो ये अम्ब्रेला टर्म है। आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और एनी अदर राइट जिसमें ईसॉप आता है या उससे रिलेटेड पूरे जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप देते हो सारे राइट्स होते हैं। विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन विथ एनी ऑप्शन टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशुअर। तो इस टाइप के कोई भी कन्वर्टेबल या राइट्स आउटस्टैंडिंग है जिसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल सकते हैं, तो जब तक ऐसी चीजें आउटस्टैंडिंग है आप आईपीओ नहीं ला सकते। ऐसा प्रोविजन ऑलरेडी है। अब अमेंडमेंट क्या है, तो इन्होंने क्लॉज इंसर्ट किया है, ठीक है, ध्यान दो। अ क्लॉज इज इंसर्टेड इन प्रोविजो टू रेगुलेशन 5 सबरेगुलेशन 2 which states that provisions of regulation 5(2) shall not apply। अभी आपको इंटरप्रेट करना है कि मेन क्लॉज बोलता है कि ऐसा है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। नेगेटिव क्लॉज है, नेगेटिव में एक आप एक्सक्लूजन पढ़ रहे हो, तो उसका क्या मतलब होगा कि इस सिचुएशन में आप आईपीओ कर सकते हो। नेगेटिव के एक्सक्लूजन लिस्ट में मतलब वो अलाउ हो जाएगा, ऐसी केस में आप आईपीओ कर पाओगे, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन में आईपीओ कर सकते हैं, ठीक है। शेल नॉट अप्लाई टू आउटस्टैंडिंग एसएआर, ठीक है, कि मैंने बताया ना आपको कि अम्ब्रेला टर्म है, कन्वर्टेबल्स राइट्स अम्ब्रेला टर्म है, सबको पहले बोल दिया गया है कि ये है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। फिर उसमें से एक चीज को हटाया गया है जो कि क्या है, एसएआर, कि अगर आपके एसएआर आउटस्टैंडिंग है, और उसमें और कंडीशन है, ध्यान दो अभी रुको। तो अगर आपके एसएआर आउटस्टैंडिंग है परसेंट टू एसएआर स्कीम विच आर फुल्ली एक्सरसाइज्ड, वो फुल्ली एक्सरसाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, फॉर इक्विटी शेयर्स प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस केस में भी। और उससे रिलेटेड आपने डिस्क्लोजर्स भी दे दिए, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग सच एसएआर एंड द स्कीम एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच एक्सरसाइज आर मेड इन द डीओडी एंड ओडी, तो आप आईपीओ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है कि एसएआर आपके आउटस्टैंडिंग है प्लस वो फुल्ली एक्सरसाइज्ड है एंड प्लस आपने उसके बारे में डिस्क्लोजर भी दे दिया है, तो ऐसे केस में आप आईपीओ ला सकते हो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यही सिचुएशन रहेगी, यही सिचुएशन दी रहेगी कि कंपनी के आउटस्टैंडिंग एसएआर हैं, फुल्ली एक्सरसाइज हो चुके हैं और कंपनी ने डीओडी और ओडी में इसके बारे में बता दिया गया है। तो बताइए आईपीओ ला सकती है ऐसी कंपनी या नहीं ला सकती। डायरेक्टली ऐसी सिचुएशन दी रहेगी, ठीक है। तो ये लिख लो ऐसा कि एसएआर आउटस्टैंडिंग है प्लस फुल्ली एक्सरसाइज्ड है और प्लस डिस्क्लोजर दिया हुआ है इन डीओडी एंड ओडी, तो आईपीओ ऐसी कंपनी ला सकती है, ठीक है। और ये क्या है, रेगुलेशन 2 सबरेगुलेशन रेगुलेशन 5 सबरेगुलेशन 2 से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा आप शॉर्टकट में लिख लो। ये पूरा मैं आपको स्क्रीन दूंगा लिखने के लिए, एक साथ लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पॉइंट ख्याल में आ गया। अब 3-4 जगह पे एक वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं। आपको पता ही है कि लिस्टेड कंपनीज को कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी है। अब उसके में कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं जो कि आपसे रिलेटेड हैं। द इशुअर शैल अपॉइंट अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ सीएस एज द कंप्लायंस ऑफिसर। ये वर्ड्स को हर जगह इंसर्ट किया गया है। जहां जहां कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा गया है, हर जगह ये वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं, पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ सीएस। जो जो सीएस बन सकता है वो ही कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है। वर्ड्स में ही डाल दिया है, कोई भी इंटरप्रिटेशन का झगड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट डाल दिया है कि जो सीएस बन सकता है वही कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है, उसके अलावा कोई भी कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये वर्ड्स को इंसर्ट किया गया है, ठीक है। 23(8) यानी आईपीओ है, 121, ठीक है, ये मेरे ख्याल से एफपीओ का होगा, ठीक है। आईपीओ एफपीओ दोनों में ये चीजें डाल दी गई हैं। क्लियर है? तो ये भी आप लिख लो,
पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ CS, यही कॉम्प्लायंस ऑफिसर बन सकता है। तो इसमें कुछ भी आ सकता है कि भाई कोई लॉयर है, LLB है, या कोई और प्रोफेशन के बारे में दिया गया होगा कि ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर बन सकता है क्या, तो नहीं बन सकता। जो CS बन सकता है, क्वालिफाइड है, वो ही इसमें बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। ठीक है, मैं आपको एक बेयर लॉ भी बताते जाता हूं साथ साथ में, ताकि थोड़ा आपको समझे कॉन्टेक्स्ट। 26(1) ICDR खोल रखते हैं साथ साथ में। 26(1) ठीक है, तो DOD OD से रिलेटेड है, टू बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक। ठीक है, पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। वेबसाइट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी, इंटरमीडियरी, सबके वेबसाइट पे डालना पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, 21 डेज तक रखना पड़ता है। कहां से 21 डेज, कहां से, उसमें अमेंडमेंट है। तो 79। ठीक है, पहले क्या था, पहले वर्ड था फाइलिंग। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द जो भी है ड्राफ्ट DOD OD, उससे 21 डेज देखा जाता था। अब है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर सब रेगुलेशन 2 बाय होस्टिंग, वो बाकी सेम है। ठीक है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट से 21 डेज कम से कम आपको रखना है। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है, जो नीचे सब रेगुलेशन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, जो सेम ही है, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 वर्नैक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में ये सब देना पड़ता है। ठीक है, इसी को पब्लिक अनाउंसमेंट कहा गया है, तो वो दिया है। तो टाइमलाइन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पहले पब्लिक अनाउंसमेंट देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है, वो भी दिया है, 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग DOD। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, DOD आएगा, फिर उसका पब्लिक अनाउंसमेंट आएगा, और फिर वो वेबसाइट्स पे डाल के आपको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा 21 डेज के लिए। ठीक है, ऐसा वो टाइमलाइन है। ठीक है, तो बेस जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पब्लिक अनाउंसमेंट जो डेट पे आप दे रहे हो वहां से 21 डेज देखा जाएगा। ठीक है, बेस को चेंज कर दिया गया है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलता है, तो ये बस इसलिए इतने वर्ड्स को ही हाईलाइट किया गया है, बेस को चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पे भी प्राइस बैंड वर्ड डाला गया है कि जो भी एडवर्टीजमेंट आप देते हो उसमें प्राइस से रिलेटेड भी चीजें आपको बतानी है। द इशुअर शैल अनाउंस फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड। ठीक है, फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, वो बाकी सेम है, 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू इन द प्री इशू एंड द प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नाम में भी यहां पे प्राइस बैंड वर्ड डाल दिया गया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। 29(4) बहुत ही माइन्यूट वर्डिंग्स में अमेंडमेंट्स है। ठीक है, ये है 4। तो पहले अगर आप देखोगे तो इसमें वो वर्ड्स नहीं है, क्या बोलते हैं, ये प्राइस बैंड। ठीक है, पहले क्या था क्लॉज, वो आप देख लो जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। वेयर द इशुअर ऑप्ट्स, ठीक है, ये अलग ही दिया है, वेयर द इशुअर ऑप्ट्स नॉट टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड द इशुअर शैल अनाउंस। ठीक है, जो लोग फ्लोर प्राइस नहीं बता रहे हैं उनको ये करना जरूरी था, अब वो स्टार्टिंग के लाइन उन्होंने हटा दिए, मतलब ये अब सबके लिए लागू हो गया। ठीक है, मतलब ये क्लॉज अब सबके लिए लागू हो गया, सीधे सीधे लिखा है द इशुअर शैल अनाउंस द फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू इन द प्री इशू एंड प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्मेट जो भी है इन द सेम न्यूज़पेपर जो हमने ऊपर पब्लिक अनाउंसमेंट जिसके लिए पढ़ा था। मतलब ये क्लॉज अब सबके लिए है, आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस बता रहे हो नहीं बता रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको फ्लोर प्राइस या फिर प्राइस बैंड जो है वो एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, सबके लिए सेम है।
सबके लिए सेम मतलब ये कर दिया गया है। लिख दो सेम फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम ही है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इशुअर shall after filing the red herring prospectus or prospectus with ROC shall make a pre-issue and price band advertisement in the same newspaper in which the public announcement was published। ठीक है, तो ये सेम ही है कि आपको प्री इशू या प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट देनी है। कब? आफ्टर फाइलिंग द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस। तो ये आपको ओवरऑल सारे प्रोविजंस के साथ ही ये टाइमलाइन समझेगी। ऐसे मैं सिर्फ एक चीज से पूरा नहीं बता पाऊंगा, तो आपको ये समझना है कि 2 वर्किंग डेज भी है, लेकिन वो कहां से है? ओपनिंग के 2 वर्किंग डेज बिफोर। ठीक है, यानी इवेंट आपको समझना है कि ऊपर जो पॉइंट था वो इवेंट क्या है, ओपनिंग ऑफ द इशू के कंपैरिजन में दिया गया है, और नीचे जो दिया है वो फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के कंपैरिजन में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का इवेंट अलग अलग है। फिर सेम ये जो है प्राइस बैंड वर्ड ऐड किया गया है। द प्री इशू एडवर्टीजमेंट पहले वर्ड था और उसको अब नाम हर जगह बदल दिया गया है, प्री इशू एंड प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट। मतलब आपको प्राइस की भी इंफॉर्मेशन पहले ही देनी है, आप बाद में नहीं दे सकते। ठीक है, तो नाम ही इसलिए बदल दिया गया है, प्री इशू एंड प्राइस बैंड एडवर्टीजमेंट। फिर ये एक क्लॉज था कि अगर आप अभी प्राइस नहीं बता रहे हैं तो आपको रेशोज बताने पड़ते थे। अब ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं कि आप अभी मत बताओ बाद में बता देना, ऐसा है ही नहीं, सबको पहले ही बता देना है। तो ये क्लॉज जो था वो अब ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा एक क्लॉज आपने पढ़ा होगा, याद करो। द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस एंड द फाइनेंशियल रेशियोज कंटेन देयरइन शैल ओनली बी एप्लीकेबल वेयर the issuer opts to announce the price band along with the pre-issue advertisement। तो जो पहले ही बता रहा है उन्हीं को रेशोज वगैरह कैलकुलेट करके बताने हैं, कि प्राइस ही नहीं फिक्स की तो रेशोज कैसे निकलेंगे। तो जिन्होंने प्राइस अभी बताई नहीं है वो बाद में बताने वाले हैं, उनको रेशोज बताने की जरूरत नहीं होती थी, ऐसा क्लॉज था। अब तो ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है, सबको प्राइस बताना ही है, मतलब सबको रेशोज भी निकाल के सब बताना है। तो ये क्लॉज की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सबके लिए अब सेम कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप एंड प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन। मतलब प्रमोटर ग्रुप जो भी इशू के बीच में कुछ अदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है, वो रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, ध्यान दो। द इशुअर, ठीक है, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है? इशुअर के ऊपर। द इशुअर शैल एंश्योर दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज बाय द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डीओडी और ओडी, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से स्टार्ट होगा, एंड कब तक? क्लोजर ऑफ द इशू। इस विंडो, इस खिड़की के बीच में अगर वो सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं तो वो सब ट्रांजैक्शंस इशुअर को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, shall be reported to the stock exchange within 24 hours of such transaction। जब जब वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर इशुअर को स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। मतलब प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप पहले इशुअर को बताएगा, फिर इशुअर बताएगा स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब के लिए सिर्फ 24 आवर्स दिए गए। ट्रांजैक्शन के 24 आवर्स के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है इन सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में। The issuer shall also ensure that any proposed pre-IPO, pre-offer placement disclosed। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्री आईपीओ कुछ आप और भी ऑफर ला रहे हो और भी फंड्स रेज कर रहे हो कोई और तरीके से, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी रिपोर्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन 24 आवर्स ऑफ सच प्री आईपीओ और प्री ऑफर ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 2 चीजें हैं, ठीक है, एक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की है और एक प्री आईपीओ अगर आप और भी कोई प्लेसमेंट या और भी कोई तरीके से पैसे रेस कर रहे हो तो उसके बारे में भी आपको बताना है। क्लियर है क्या?
ये आ सकता है। मैं यहां सिर्फ नाम लिख देता हूं, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। ठीक है, ये भी पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं। फिर है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम राइट इशू के टॉपिक पे आ चुके हैं। अब सब राइट इशू आएगा, ध्यान दो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 50 करोड़ का वो जो लिमिट है वो हट गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। विद दिस अमेंडमेंट, right issue of issue sizes less than 50 crore have been brought under the purview of ICDR regulation। तो अब 50 करोड़ के नीचे वालों को भी पूरा ICDR राइट इशू से रिलेटेड कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में ही अमेंडमेंट हुआ है। एन इशू ऑफरिंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू राइट इशू शेल सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ चैप्टर 3, जो कि राइट इशू से रिलेटेड है। अब ये रेफरेंस डेट दिया गया है, ध्यान दो, रेफरेंस डेट दिया गया है। रेफरेंस डेट क्या है? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग लेटर ऑफ ऑफर विद द बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक और इसमें मेजर अमेंडमेंट है जो इसी वर्डिंग्स में छुपा हुआ है कि पहले जो ड्राफ्ट होता था, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इसमें कहा गया था, वो ड्राफ्ट सेबी से अप्रूव करना पड़ता था पहले। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन थी। अब न्यू प्रोविजन ये है कि जो ड्राफ्ट है वो आपको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना है, सेबी से उसका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया गया है, नो सेबी अप्रूवल, सेबी का अप्रूवल या ऑब्जर्वेशंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिलैक्स कर दिया गया है, तो ये ध्यान देना। और जो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट है, फाइनल लेटर ऑफ ऑफर है, वो फाइल करना है सेबी प्लस स्टॉक एक्सचेंज में। मतलब जो अप्रूवल्स वगैरह हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो अब स्टॉक एक्सचेंज देगा। सेबी के पास सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए फाइल करना है ताकि वो अपने वेबसाइट पे डाल सके। अप्रूवल सेबी का आप कहीं भी नहीं लगता राइट इशू के केस में। पूरा जो कॉम्प्लायंस है वो स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आएगा नीचे। ठीक है, एन इशूअर शेल नॉट बी एलिजिबल टू मेक अ राइट इशू इफ द इक्विटी शेयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ट्रेडिंग एज अ डिसिप्लिनरी मेजर एज ऑन द रेफरेंस डेट। तो ये भी एक क्लॉज डाला गया है, इंसर्ट किया गया है, ध्यान दो। पहले ऐसा नहीं था, अब ये डाला गया है कि किसी के भी शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंडेड है, अगर रेफरेंस डेट जो ऊपर हमने पढ़ा, रेफरेंस डेट पे अगर आपके शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंडेड है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते। ठीक है, इनएलिजिबिलिटी वाला पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपनी है, उसके शेयर सस्पेंडेड है, बताओ वो राइट इशू ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इनएलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी। ठीक है, इफ शेयर्स ट्रेडिंग इज सस्पेंडेड एज ऑन रेफरेंस डेट। ठीक है, रेफरेंस डेट पे अगर आपके शेयर्स की ट्रेडिंग सस्पेंडेड है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जनरल कंडीशंस, हम पढ़ते हैं हर जगह में। ठीक है, जनरल कंडीशंस पढ़ते हैं, दिखा देता हूं क्या पढ़ते हैं अपन नॉर्मली। आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, सब में आपने जनरल कंडीशंस पढ़े हैं। सिक्सटी
ठीक है, ये आ गए अपन राइट इशू पे। ये है जनरल कंडीशंस। ठीक है, इसमें जो है ये आ गया है कि पहले सिर्फ यहां पे विलफुल डिफॉल्टर था। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर अगर आप हो तो भी आप राइट इशू कर सकते हो। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर अगर आपका कोई है प्रमोटर डायरेक्टर तो भी आप राइट इशू कर सकते हो। अब उसमें विलफुल डिफॉल्टर के साथ साथ फ्रॉड्यूलेंट बोरोवर वर्ड ऐड किया गया है। ठीक है, और फ्रॉड्यूलेंट बोरोवर, तो अगर आपका प्रमोटर डायरेक्टर या इशूअर खुद अगर फ्रॉड्यूलेंट बोरोवर है तो भी ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है वो सिर्फ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही रिनाउंस कर सकते हैं अपने राइट्स। आउटसाइड द प्रमोटर ग्रुप आप रिनाउंस नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। ठीक है, द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप shall not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group। तो ये रेस्ट्रिक्शन पहले विलफुल डिफॉल्टर कोई है तो लगता था, अब वो फ्रॉडुलेंट बोरोवर है तो भी लगेगा। स्कोप बढ़ा दिया गया है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर भी ऐड कर दिया गया है। और एक चीज ऐड कर दी गई है कि जो दायरा है कि आप विद इन प्रमोटर ग्रुप ही ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें एक लिस्ट ऐड कर दी गई है कि आप खुद लिस्ट दे सकते हो आउटसाइड द प्रमोटर ग्रुप जिनको आप रिनाउंस करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश करेंगे हम समझने की। और टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, मतलब आपको पहले खुद ही बताना है जब वो विंडो खुलेगी रिनंसिएशन की, मतलब कोई भी आके नहीं ले सकता। फर्क समझा रहा हूं मैं आपको, मतलब मुझे अगर किसी पर्सन को ट्रांसफर करना है और वो प्रमोटर ग्रुप का पार्ट नहीं है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले ही बताना पड़ेगा। नॉर्मल में और इसमें क्या फर्क है? नॉर्मल में अगर ये सपोज रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो विंडो ओपन हो जाती है, राइट्स ट्रेड होते हैं और कोई भी मेरे राइट्स ले सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होती है। मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, मुझे पहले से बताने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो यहां अलाउ किया है तो आपको लगेगा वही फर्क क्या है, किसी को भी तो कर सकते हैं, अरे लेकिन पहले ही बताना है। कोई भी राह चलता आके नहीं आपके राइट्स आपसे खरीद सकता। तो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का जो पर्सन है उसको पहले ही वो स्पेसिफिक इन्वेस्टर की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी जिसको वो राइट्स ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, तो ये फर्क है उसमें। तो और टू स्पेसिफिक पर्सन इन्वेस्टर्स एज डिस्क्लोज्ड, ठीक है, बाय द इशूअर इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशंस, तो ये पहले ही बताना है। तो ये अमेंडमेंट है। ठीक है, तो पहला है कि विलफुल डिफॉल्टर और अ फ्रॉड्यूलेंट बोरोवर। ठीक है, तो स्कोप बढ़ा दिया है, फ्रॉड्यूलेंट बोरोवर भी है तो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या रेस्ट्रिक्शन है कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट रिनाउंस देयर राइट्स, राइट इशू का जो राइट है वो रिनाउंस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मतलब कहां कर सकते हैं, विद इन द प्रमोटर ग्रुप। ये ऑलरेडी था, अब नया जो ऐड हुआ है स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपने पहले ही डिस्क्लोज किए हैं। ठीक है, जो डिस्क्लोज्ड है। तो ये अमेंडमेंट है। ठीक है, दो चीजें क्या अमेंड हुई हैं, एक तो फ्रॉडुलेंट बोरोवर ऐड हुआ है और रिनाउंस करने का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया है। वॉलेंट्रीली आप किसी को आउटसाइड द प्रमोटर ग्रुप को खुद ही डिस्क्लोज कर सकते हो और उसको फिर आप रिनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। अब काफी लोगों ने क्लॉजेज ही नहीं पढ़े। अब भैया आपने अगर क्लॉजेज ही नहीं पढ़े तो डायरेक्टली यहां तो नहीं समझेगा, पहले ओरिजिनल क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपको अमेंडमेंट क्या है ये मैं यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा क्लॉज है। ठीक है, फिर एक जगह पे ये भी देखो दिया है जो मैंने ऊपर बताया आपको, विद दिस अमेंडमेंट SEBI has discontinued the current requirement of filing the draft with SEBI।
करंटली सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल करना पड़ता था, जैसे हम कोई भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते थे, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर भी सेबी से अप्रूव करवाना पड़ता था, ऑब्जर्वेशंस लेना पड़ता था। पर अब जो वर्डिंग्स जिस तरह से बदल दी गई हैं, ड्राफ्ट डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करना है, ठीक है। तो सेबी का अप्रूवल नहीं लगेगा, इंस्टेड it will be filed with the stock exchange for its in principle approval as the entity is already listed। आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, राइट इशू ला रहे हो, तो डबल से सेबी का आपको ऑब्जर्वेशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इसलिए रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने बताया, ठीक है, ये भी हो गया। स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स ये ऐड किया गया है और फ्रॉडुलेंट बोरोवर ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे एक बड़ा जो अमेंडमेंट है वो है कि अभी तक लीड मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी होता था। आपने इसलिए जगह जगह पे मैनेजर, लीड मैनेजर वर्ड्स पढ़े होंगे। तो अभी तक लीड मैनेजर अपॉइंट करना जरूरी है। मर्चेंट बैंकर को लीड मैनेजर अपॉइंट करना कंपलसरी था, अब वो भी प्रोविजन हटा दी गई है। अब कोई भी मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नो रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट लीड मैनेजर, ठीक है, लीड मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अब इसी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट दिए हैं, मतलब जगह जगह पे जहां भी मैनेजर 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 लिखा हुआ है सबको वो ओमिट किया गया है। तो कुछ ये नया अमेंडमेंट थोड़ी है, अमेंडमेंट बस इतना ही है कि अब लीड मैनेजर की जरूरत नहीं है। तो लीड मैनेजर और उससे रिलेटेड जो भी अब क्लॉजेस हैं सबको डिलीट कर दिया गया है, सबको हटा दिया गया है, ठीक है। उनके रेफरेंसेस जहां जहां पे थे वो सब हटा दिया गया है। अब जो भी काम है वो इशूअर को खुद करने, पहले मैनेजर का रेफरेंस था, अब वो रेफरेंस इशूअर का डाल दिया गया है, ठीक है। तो कहां कहां क्या क्या रेफरेंसेस हैं जो हटाए गए मैं आपको बताते जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमेडियरी। इसी में पहले 3 क्लॉजेस थे लीड मैनेजर से रिलेटेड कि आपको लीड मैनेजर अपॉइंट करना है। एक से ज्यादा लीड मैनेजर है तो उनका आपस में क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कैसे वो बांटेंगे, वो आपको सब बताना होता है। तो वो सब लीड मैनेजर से रिलेटेड 3 क्लॉज थे वो हटा दिए हैं, मतलब लीड मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे क्लॉजेस एज इट इज दिए हुए हैं। तो इंटरमीडियरीज आपको वही अपॉइंट करने हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, तो ये क्लॉज सेम ही है। मैं आपको बेयर रेगुलेशन से पढ़ाता हूं तो बेटर समझेगा आपको। ये देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, तो पहले पूरे नाम होते थे, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, ये वो ऐसे नाम थे। अब उसको सबको हटा के एक ही कॉमन नाम दिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज। पहले 3 क्लॉज जो किससे रिलेटेड थे, लीड मैनेजर से रिलेटेड थे, वो तीनों क्लॉज ओमिट हो गए, मतलब अब लीड मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है। फिर ये देखो सेम है कि भाई इंटरमीडियरीज वही अपॉइंट करने हैं जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के पास और जो केपेबल हैं अपने जिम्मेदारियां पूरी करने में, ठीक है। फिर इशूअर को इन इंटरमीडियरीज के साथ एग्रीमेंट करना है, ठीक है। और ठीक है, बैंकर टू एन इशू अपॉइंट करना है, रजिस्ट्रार टू एन इशू करना है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम है। और आप अगर खुद रजिस्ट्रार टू एन इशू हो, आप खुद रजिस्ट्रेशन का काम करते हो, रजिस्ट्रार हो, तो आप अपने ही राइट इशू में अपने आप को ही रजिस्ट्रार नहीं अपॉइंट कर सकते, ठीक है। ये भी आपने क्लॉज मल्टीपल जगह पढ़ा होगा, सेम है। फिर जो अमेंडमेंट है वो है कि कॉम्प्लायंस ऑफिसर का एक पॉइंट आता था, वो भी आई थिंक पहले ही हट गया था। ये तो पहले ही रिलैक्सेशन आ गया था, ठीक है, ये अभी का नहीं है, पुराना ही है। ठीक है, तो जो सेम है वही पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है। जो क्लॉज ओमिट हो गए बस वो दिए नहीं है, ठीक है, ये सेम ही है। तो ये दिया है, देखो, वाइट दिस अमेंडमेंट, सेबी हैज dispensed with the requirement of mandatory requirement of appointment of merchant banker by an
इशूअर। वॉलेंट्रीली आप अपॉइंट करना चाहते हो कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, आप समझो, मतलब कंपनी अपॉइंट करना चाहती है तो कर सकती है। सेबी नहीं बोल सकता कि यार तुमने नॉन कॉम्प्लायंस किया है, तुमने तो मैनेजर अपॉइंट नहीं किया है, समझ रहे हो। मैंडेटरी कॉम्प्लायंस नहीं है, पर वॉलेंट्रीली आप अपॉइंट करना चाहते हो कर सकते हो, वो कभी भी मना नहीं है। तो यही इतना सही अमेंडमेंट है। सेम अब जगह जगह पे जो मैनेजर के पहले रोल थे कि भाई ड्राफ्ट फाइल करना है तो वो थ्रू मैनेजर करना पड़ता था, अब मैनेजर ही नहीं है तो वो थ्रू मैनेजर हटा दिया गया है। तो जगह जगह पे मैनेजर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो सब हटा दिए गए और कोई अमेंडमेंट नहीं है, सब उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको अमेंड किया गया है, ठीक है। तो मैं बताते जाता हूँ, तो ये सब अमेंडमेंट नहीं है, ये सेम क्लॉजेस हैं, माइनर माइनर कुछ वर्ड्स फ्रेजेस को डिलीट किया गया है जो कि यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, तो मैं आपको ओरिजिनल में दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। देखो ये क्लॉज है, डिस्क्लोजर्स इन डीओडी एंड ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर एंड लेटर ऑफ ऑफर। तो ये एक रेफरेंस बदला है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। ये देखो लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लीड मैनेजर शेल एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस सेटिस्फाई देमसेल्फ विद दिस, फिर वो लीड मैनेजर शेल कॉल अपॉन द प्रमोटर डायरेक्टर टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये दो क्लॉज थे लीड मैनेजर से रिलेटेड, तो वो ओमिट कर दिए हैं, ये अमेंडमेंट है। फिर यहाँ मैनेजर था तो इशूअर कर दिया है, ठीक है, हर जगह आपको इशूअर इशूअर दिखेगा, तो लीड मैनेजर मैनेजर ये सब वर्ड्स को हटा दिया गया है। सेम और फ्रॉडुलेंट बोरोवर वर्ड ऐड किया गया है, और यहाँ पे ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर था सिर्फ, तो लेटर ऑफ ऑफर भी ऐड कर दिया गया है। पॉइंट काय के बारे में है, इशूअर शेल मेक डिस्क्लोजर्स इन द ड्राफ्ट एंड लेटर ऑफ ऑफर इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर और अ फ्रॉडुलेंट बोरोवर। तो डिस्क्लोजर भी देना है कि भाई कोई अगर है विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर तो आपको खुद होके भी ड्राफ्ट लेटर एंड फाइनल लेटर में बताना है, ठीक है। तो कुछ खास अमेंडमेंट है नहीं, बस ये दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो क्लॉजेस हटा दिए गए हैं, तो वो आपको भी नहीं लिखने हैं। फिर है फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर एंड फाइनल लेटर, सेम इसमें भी रेफरेंसेज ही हैं। फिर ये जो ड्राफ्ट लेटर पब्लिक को अवेलेबल करवाना है तो उसमें भी मैनेजर का रोल था, तो वो हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी अमेंडमेंट है, एक बार समझ लेते हैं। 152, ठीक है, सेम है, लीड मैनेजर का पॉइंट था तो वो हटा दिया गया है। ये भी अभी के अमेंडमेंट है। तो पहले क्या क्लॉज था वो आप समझ लो, द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल विद द बोर्ड। अब बोर्ड के पास फाइल करना ही नहीं है, इसलिए भी ये सारे क्लॉजेस हटा दिए गए कि बोर्ड के पास अब फाइल करना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ये क्लॉज था, ड्राफ्ट लेटर ऑफर फाइल विद द बोर्ड शैल बी मेड पब्लिक फॉर कमेंट्स फॉर पीरियड ऑफ 21 days, ठीक है, बाय होस्टिंग दिस एंड लीड मैनेजर एसोसिएट विद द इशू। और फिर इशूअर विद इन 2 days ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट एंड दिस मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। ये पूरा क्लॉज था जो हमने देखा है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब देखो ओमिट हो गया है। अब सिर्फ करना क्या है, पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है वो दिया हुआ है। द इशूअर, ठीक है, मैनेजर नहीं है, इशूअर है। द इशूअर शैल एंश्योर दैट द ड्राफ्ट लेटर एंड द फाइनल लेटर आर होस्टेड ऑन द वेबसाइट्स एज रिक्वायर्ड अंडर दीज रेगुलेशंस एंड इट कंटेंट्स आर सेम एज द वर्जन फाइल विद द बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज एज एप्लीकेबल। फाइनल लेटर जो आपने फाइल किया होगा, तो ड्राफ्ट है तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में फाइल होता है, इसलिए लिखा हुआ है एज एप्लीकेबल। तो कुछ भी देखो पब्लिक अनाउंसमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नो पब्लिक अनाउंसमेंट। न्यूज़पेपर्स में भी देने की जरूरत नहीं है, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सीधे सीधे वेबसाइट पे आपको डाल देना है, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंजेस शैल प्रोवाइड कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट टू द पब्लिक एज एंड व्हेन रिक्वेस्टेड एंड मे चार्ज अ रीजनेबल सम टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये जो पूरा क्लॉज था ये भी ओमिट हो गया है, ठीक है, ये भी पूरा ओमिट हो गया है कि कमेंट्स के लिए आपको ये सब रखना है, बोर्ड के पास फाइल करना है, ठीक है। ये सब बोर्ड के पास तो फाइल करना ही नहीं है, और आपको पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
नॉट रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ सेबी, ये तो है ही, ठीक है। और प्लस नो पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है। ये दो चेंजेस हैं, ठीक है। नो पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब है फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट, बाकी क्लॉजेस पूरे सेम है, ठीक है। ये भी पूरा सेम है। तो ये दिया है देखो कि ये ओमिट हो गया है। अच्छा, अब ये पॉइंट है रिजर्वेशन का, सॉरी 74 पे आ गया, 73 तक सेम है, 72 73 कुछ खास काम का नहीं है। 74 पे आ जाओ, इसमें भी एक अच्छा अमेंडमेंट है। 74 इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, राइट इशू के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है। तो उसमें एक क्लॉज था कि वो एम्प्लॉय से रिलेटेड रिजर्वेशन कर सकते थे, सब्जेक्ट टू कि एक एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए से ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते, रिजर्वेशन नहीं दे सकते, एंड अगर अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो आप ज्यादा अलॉट कर सकते हो, ठीक है। वो पूरा एक क्लॉज था जैसे हर जगह नॉर्मली हमने पढ़ा है, बट अब वो हटा दिया गया है, क्लॉज ही हटा दिया गया है। मतलब अब एम्प्लॉय का रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो क्या क्या रह गया है जो एज इट इज है, कि आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है तो उनके लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। सेम है कि भाई जो जो रिजर्व किए हैं वो जब जब कन्वर्ट होंगे तब आप उनको इशू कर देना। और फिर एक क्लॉज था एम्प्लॉय से रिलेटेड, अब वो हटा दिया है, मतलब एम्प्लॉयज के लिए अब रिजर्वेशन राइट इशू में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, नो रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयज इन राइट इशू, ठीक है। राइट इशू में एम्प्लॉयज के लिए रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो इस पर केस स्टडी आ सकती है कि ये कंपनी है, राइट इशू ला रही है और वो एम्प्लॉयज के लिए रिजर्वेशन करना चाहती है, क्या वो कर सकती है, कितना कर सकती है बताओ, तो अब नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक आपको पता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वाला एक कंसेप्ट रहता है, वैसे ही वो अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर का कंसेप्ट था कि जो भी एप्लीकेशन आप दोगे, एप्लीकेशन के साथ अब्रिज्ड वर्जन आपको अटैच करना पड़ता था। अब वो भी अब्रिज्ड वाला हटा दिया गया है, अब्रिज्ड वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका एप्लीकेशन है उसके साथ आपको डायरेक्ट फाइनल लेटर ऑफ ऑफर अटैच करना है, मतलब अब्रिज्ड का पूरा कंसेप्ट ही हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहां पहले वर्ड था अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर, कि एवरी एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इशुअर और एनी द पर्सन इन रिलेशन टू द राइट इशू शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस या अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर, ऐसा वर्डिंग्स था। अब वो अब्रिज्ड वर्ड हटा दिया गया, मतलब वो अब बनाने की जरूरत नहीं है, कोई समरी अटैच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपका लेटर ऑफ ऑफर है वो ही आपको अटैच करना है। शैल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। आ रहा है क्या कुछ समझ में? तो ये है। तो एप्लीकेशन के साथ लेटर ऑफ ऑफर अटैच करना है, एप्लीकेशन शुड बी accompanied by letter of offer instead of abridged letter of offer, ठीक है। तो abridged वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो फाइनल लेटर ऑफ ऑफर है आपका वही आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, क्लियर है। फिर सेम है, जहां जहां मैनेजर का कुछ काम था तो वो रेफरेंसेस हटा दिए गए, और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है।
ठीक है। और अब्रिज्ड लेटर के जो डिस्क्लोजर्स थे, ठीक है, वो भी सब हटा दिए, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, अब अब्रिज्ड लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, तो सब वो क्लॉज हटा दिया है। ठीक है। फिर ये जो था अवेलेबिलिटी ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, तो यहां इशूअर डाल दिया है। ठीक है, मैनेजर का इसमें अब कोई रोल नहीं है। तो ऐसे ही माइनर माइनर चीजें हैं, जहां जहां मैनेजर का रेफरेंस है, मैनेजर का रेफरेंस सिर्फ हटा दिया गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अब राइट इशू में आप कुछ भी लिखोगे तो मैनेजर या उससे रिलेटेड जो भी रोल्स हैं वो आपको भी नहीं लिखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो ऐड हुआ है अलॉटमेंट टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो ऊपर रेफरेंस आया वो ये क्लॉज पूरा ऐड किया गया है। ये भी एक नया कंसेप्ट है, तो स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अलॉटमेंट टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, ये भी आपको कवर करके जाना है। अलॉटमेंट टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर, तो ये काय के रेफरेंस में है। ये राइट ऑफ रिनंसिएशन से रिलेटेड है कि जब भी कोई विलफुल डिफॉल्टर है या कोई फ्रॉडुलेंट बोरोवर है और अगर वो रेस्ट्रिक्शन लग रही है तो इन दैट केस इसका काम आएगा। ठीक है, तो क्या है पहले पढ़ लेते हैं। अब इसका एक और रेगुलेशन के साथ रेफरेंस है। ठीक है, ध्यान दो, पहले पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, स्पेसिफिक इन्वेस्टर वुड मीन एनी इन्वेस्टर हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द राइट इशू। मतलब वो या तो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी शेयर होल्डर है या जिसने किसी और से राइट्स एक्वायर किए हैं। राइट इशू में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है या जो किसी और से अगर राइट्स खरीद लेता है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मतलब उसके पास पार्टिसिपेशन का राइट होना चाहिए, मतलब या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए या तो किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उसने राइट्स खरीदने चाहिए। एंड हुज नेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय द इशूअर, हुज नेम हैज बीन इशूड बाय द डिस्क्लोजर। दो क्लॉजेस हैं अलग अलग जिसके तहत ये डिस्क्लोजर होते हैं, मतलब उसका नाम पहले से ही इशूअर ने बताया होना चाहिए तो ही वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो एलिजिबल होना चाहिए और उसका नाम पहले से ही इशूअर ने डिस्क्लोज किया होना चाहिए तो ही वो स्पेसिफिक इन्वेस्टर में आएगा। फिर वो कैसे अप्लाई करेगा वो सब भी दिया हुआ है। द एप्लीकेशन बाय स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ए, यानी ये ऊपर क्लॉज ए, शैल बी मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इशू ओपनिंग। ठीक है, इशू जब होगा, ओपन होगा, क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया है तो वो पहले दिन पे ही उनको अप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट डे पे ही अप्लाई करना है, बिफोर 11 AM, सुबह 11 बजे के पहले पहले इन लोगों को अप्लाई कर देना है। एंड द इशूअर शैल डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज वेदर द स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हैव अप्लाइड और नॉट। जो भी हुआ, मतलब इशूअर को पता नहीं है कि जो पहले से ही आपने डिस्क्लोज किया था उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, किया तो कितना किया, वो सब आपको डिटेल्स देना है फॉर डिसेमिनेशन एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इशू ओपनिंग बाय 11:30। 11 बजे तक वो अप्लाई कर सकते हैं, 11:30 बजे तक इशूअर को पूरी डिटेल्स देनी है। आधा घंटा ही इशूअर को दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। फिर क्लॉज बी के तहत जो भी है, बी के तहत जो है तो वो दिया है अलोंग application shall be made by specific investor along with the application money before finalization of the basis of allotment। तो क्लॉज वाइज है। अब ये क्लॉज नीचे मैं बता रहा हूं कि क्या है। इसका रेफरेंस है 84। ठीक है, रेगुलेशन 84 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज एफ, उसका सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। ये दोनों में फर्क क्या है? सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। तो ये क्या है पहले हम देख लेते हैं। 84 है इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स, उसका 1, उसका पॉइंट एफ। ठीक है, उसमें यह आता है डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टर, मतलब एडवर्टीजमेंट्स जो आप करते हो उसमें भी स्पेसिफिक इन्वेस्टर की डिटेल्स पहले ही बता देनी है। ठीक है, हर जगह मतलब पहले से ही बता देना है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप को कि वो कौन से स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये दो क्लॉज हैं। ठीक है, क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ एफ जिसका रेफरेंस ऊपर है। तो 1 क्या है? नेम ऑफ स्पेसिफिक इन्वेस्टर, नेम ऑफ द प्रमोटर प्रमोटर्स एंड द नंबर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स रिनाउंस्ड where the promoter group is renouncing their rights entitlement in terms of sub regulation 3 of 62 or and clause B of sub regulation 1 of 86 of these regulation। दोनों में देखो क्लॉज का फर्क है, वो मैं बता देता हूं। 62(3)
के तहत अगर आप ये कर रहे हो, या दूसरे में है क्लॉज डी सब रेगुलेशन 2 ऑफ 90 ऑफ दिस रेगुलेशन। ठीक है, 90 पहले मैं दिखा देता हूं क्या है। ठीक है, टू डी 92D ये है। Allotment to any specific investor disclosed by the issuer in terms of these regulation before opening of the issue, provided that there is undersubscribed portion after making full allotment under clause A, B, C। तो अगर undersubscribed portion है और आप स्पेसिफिक इन्वेस्टर को अलॉट कर रहे हो तो वो क्लॉज सेकेंड में है। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में दिया हुआ है। ठीक है, बरोबर है। तो ये आपको अभी सिर्फ अंडर सब्सक्राइब पोर्शन ध्यान रखना है। और एक है 62, वही मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स है, इतना जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूं। दो मिनट। हाँ, 84 62 सब रेगुलेशन 3। ठीक है, 62 सब रेगुलेशन 3। ओके, where the promoter group is announcing their right entitlements in terms of subregulation 3 of regulation 62 and clause B of subregulation 1 of 86। ठीक है, 86 1B 86 1B ये दिया है। देखो, the promoter and promoter group of the issuer undertake to subscribe fully to their portion of right entitlements and do not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group or to specific investor as disclosed in the terms of ये। ठीक है, shall not be बरोबर है। ठीक है, तो कुछ खास इतना नहीं है फर्क कि आप इतना याद रखो इसको। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी ये जो क्लॉज ऐड हुआ है अभी मेरे ख्याल से इस पे ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि क्लॉज ए जो है वो एक है और क्लॉज बी जो है उतना डिटेल में आपको एक्चुअली राइट इशू है नहीं, या आपने पढ़ा नहीं होगा कि आपको ये सब समझ में आए। तो अभी मेरे ख्याल से क्लॉज के हिसाब से आप ख्याल में रखो। ठीक है, क्लॉज ए जो है वो है सब क्लॉज 1, क्लॉज बी जो है वो है सब क्लॉज 2। ठीक है, और सब क्लॉज ए जो है उसके हिसाब से क्या है, फर्स्ट डे पे ही अप्लाई करना है सुबह 11 बजे तक, और 11:30 बजे तक इशूअर को डिस्क्लोजर दे देना है कि उन्होंने अप्लाई किया कि नहीं किया। और जो क्लॉज 2 वाले हैं उनको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होने तक वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा दिया गया है। और फिर है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। No withdrawal of application shall be permitted when the application by specific investor is received in terms of clause A। clause A का ही दिया है, clause A के तहत अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली clause B के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां विड्रॉल कर सकते हैं। तो clause A में ही वो दिया हुआ है कि विड्रॉवल अलाउड नहीं है, अप्लाई करने के बाद स्पेसिफिक इन्वेस्टर अपना एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा मतलब याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक क्लॉज डाला गया है, स्पेसिफिक इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अलॉटमेंट टू द स्पेसिफिक इन्वेस्टर जो नया कंसेप्ट लाया गया है 77B। ठीक है, सब में अब रेफरेंसेस का ही अमेंडमेंट है। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर, अलॉटमेंट, ये जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर एक और कंसेप्ट रहता था, आपको याद होगा कि लीड मैनेजर को मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन में दी हुई है वो करनी पड़ती थी। अब लीड मैनेजर ही हटा दिया गया है तो वो क्लॉज भी इसीलिए हटा दिया गया है, तो ये भी मैनेजर से रिलेटेड है। अब मैनेजर को हटाया है
तो उसको सेफ किया गया है कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है, ठीक है, जो नॉर्मली 100 करोड़ से ज़्यादा अगर आप फंड रेज कर रहे हो तो ही अप्लाई होती है, इस केस में वो कंसेप्ट लाया गया है और वो विदाउट एनी अमाउंट की लिमिट लाया गया है। मतलब राइट इशू कितने का भी हो, 100 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कितने का भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपको मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक क्लॉज डाला गया है। ठीक है, ध्यान दो। द इशुअर शैल मेक अरेंजमेंट्स फॉर यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इशू टू बी मॉनिटर्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आपको अपॉइंट करना है एज अ मॉनिटरिंग एजेंसी। ठीक है, और लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द राइट इशूज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज। ठीक है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो ये सब ऐसे क्लॉजेस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंडेटरी टू अपॉइंट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज मॉनिटरिंग एजेंसी to monitor the proceeds, use of proceeds of issue। ठीक है, irrespective of issue size, irrespective of issue size, यानी अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, हर राइट इशू के लिए मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, दो चीजें और हैं कि एक है ओपनिंग ऑफ इशू। पहले क्लॉज होता था कि 12 महीने के अंदर अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए, अब वो सीधे सीधे बोला है कि हम सर्कुलर के थ्रू बताएंगे। मतलब लॉ में हटा के सर्कुलर के थ्रू वो गवर्न किया गया है। सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट इशू मे बी ओपन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। कहां स्पेसिफाई करता है बोर्ड? सर्कुलर के थ्रू। ठीक है, तो वो मतलब यहां भी कुछ नहीं लिखा है, सर्कुलर के थ्रू वो नोटिफाई करते रहेंगे। फिर है पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसमें भी सेम कि ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, और विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन परमिसिबल नहीं होगा इशू क्लोज होने के बाद। इशू क्लोज होने के पहले पहले जब तक वो ओपन है आप विड्रॉ कर सकते हो। इशू एक बार क्लोज हो गया उसके बाद राइट इशू का एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इतने बारीक बारीक पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, कि आफ्टर इशू क्लोजिंग अलाउड नहीं है, नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट, मतलब विद इन द सब्सक्रिप्शन पीरियड आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। फिर एक और मेजर अमेंडमेंट कि जो पहले कंसेप्ट होता था फास्ट ट्रैक राइट इशू, याद आ रहा है? दो फास्ट ट्रैक इशूज आप पढ़ते थे, फास्ट ट्रैक एफपीओ, फास्ट ट्रैक राइट इशू। फास्ट ट्रैक राइट इशू बंद कर दिया। 99 एंड 100 ये जो दो प्रोविजंस थे ये ओमिट हो गए हैं, मतलब अब फास्ट ट्रैक इशू अलाउड नहीं है। फास्ट ट्रैक राइट इशू आर डिसकंटिन्यूड। ठीक है, अब फास्ट ट्रैक राइट इशू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी सेम ही है। ठीक है, ये आईडीआर से रिलेटेड है, आईडीआर में भी ये पर्सन क्वालिफाइड टू बी सीएस, ठीक है, ये क्लॉजेस आईडीआर में भी डाले गए। तो ये पूरे आपके राइट इशू के अमेंडमेंट्स थे। ठीक है, आई होप आप सब नोट करते जा रहे हो, अपने नोट्स में आपने नोट किया होगा या बेयर रेगुलेशंस आपके पास होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे। अब ये पूरी समरी आप बना लो। एग्जाम के लिए आपको इतना मिनिमम पढ़ के जाना है। जेनरिक क्वेश्चन आया तो भी देखो, अब आप 5-6 मेजर अमेंडमेंट्स तो बता ही सकते हो कि भाई बोर्ड के पास ड्राफ्ट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं भेजना है, 50 करोड़ की लिमिट हट गई है, फास्ट ट्रैक, ठीक है, राइट इशू अब नहीं ला सकते, फिर आपका मैनेजर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है। ऐसे 5-6 पॉइंट्स तो भी अब आपको ध्यान में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो लिखो।
ठीक है, एम्प्लॉय रिजर्वेशन हट गया है, अब्रिज्ड अटैच करने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑफ ऑफर डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो, मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना आप कंपलसरी है। ठीक है, ये ऐसे मेजर 5 to 6 अमेंडमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्पेसिफिक या जेनरिक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अच्छे से सारे स्टूडेंट्स कवर करके जाएं। ठीक है, आगे के जो अमेंडमेंट्स है वो आगे के पार्ट्स में मैं एक एक करके डालूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।